रुधिर कोशिकाओं का निर्माण जो है वो कहां पर होगा? तो सिंपल सी बात है भी, रुधिर कोशिका या ब्लड सेल जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होगी अभी बताया था आपको। एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, और तीसरी है आपके प्लेटलेस। ठीक है, 3 प्रकार की होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस। अब सबसे पहले बात करें तो इस रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है भी? इस रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है रेड, या हिंदी में जिसे बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन म्यूरो। ठीक है, रेड बोन म्यूरो या इसे कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। अब यदि मैं बात करूं भी ये लाल अस्थि मज्जा कहां पर पाई जाती हैं, तो अपनी जो ये फीमर है और ह्यूमरस जो है उन दोनों के मध्य का जो भाग है वो अस्थि मज्जा होगा, और उसी अस्थि मज्जा के अंदर लाल अस्थि मज्जा भी पाई जाती है। तो लिख लो भले, मैंने आपको ये बताया था अस्थियों वाले चैप्टर के अंदर, ह्यूमरस और फीमर के मध्य। ठीक है, इनके मध्य जो है लाल अस्थि मज्जा पाई जाती हैं। अब ये लाल अस्थि मज्जा जो है यहीं पर आरबीसी का संश्लेषण होगा, यहीं पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का संश्लेषण होता है। और अपन कह सकते हैं रुधिर कोशिकाओं के जो निर्माण की प्रक्रिया है, रुधिर कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भी? निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है भी। वैसे तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होगा? रेड बोन म्यूरो या लाल अस्थि मज्जा के अंदर, और इस निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। बाकी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं, इसके बाद अपन कह सकते हैं कि ये जो रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण है, वैसे तो वयस्क व्यक्ति है तो उनके अंदर तो सीधी सी बात है लाल अस्थि मज्जा के अंदर होगी, लेकिन यदि भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर अस्थि मज्जा वगैरह इतनी विकसित नहीं होती है। तो उस समय आरबीसी या जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितनी भी रुधिर कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं जो हैं, इन तीनों का निर्माण कहां पर होगा? यकृत या प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि निर्माण और संश्लेषण की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर संश्लेषण कहां होगा? प्लीहा या यकृत में। बाकी शुरुआत की बात करें तो जब भ्रूण का शुरू से ही निर्माण होता है तो एक पित्तक कोष होता है, तो उस पित्तक कोष के अंदर रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित हो जाता है तो प्लीहा और यकृत के अंदर होता है, और जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद अपन कह सकते हैं रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण या जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन म्यूरो के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे भी? भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण, रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण जो है वो कहां पर होगा भाई? वो होगा लिवर या जिसे अपन बोलते हैं यकृत। ठीक है, इसके अलावा यदि सर्वप्रथम बात करें ना, अरे सर्वप्रथम बात करें तो
भ्रूण से भी पहले जब विकसित होता है तो उस समय पित्तक कोष पाया जाता है। इस पित्तक कोष से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले तो इस पित्तक कोष से शुरू होगा, फिर भ्रूण विकसित होगा तो लिवर और यकृत के अंदर बनेगा, और वयस्क आदमी के अंदर जो है हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया किस में होती है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन म्यूरो के अंदर होती है। ठीक है, अब 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी की। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। क्या बोलोगे भी? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या इसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इस आरबीसी का जो मेन नाम है वो क्या है भी? इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, या इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट की क्या खास विशेषता है भी? सबसे पहले यदि मैं इस आरबीसी के जीवन काल की बात करूं तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। संख्या की बात करूं कि भाई कितनी पाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं लगभग 50 से 55 लाख। 50 से 55 लाख का मतलब क्या है भाई? 5 से 5.5 मिलियन। तो इसकी संख्या जो है 5.5, 5 से 5.5 या 50 से 55 लाख होती है। यदि अवधि की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो लगभग 120 दिन के अंदर ये धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और इसका आकार भी बड़ा फेमस है। इसका आकार बाइकॉन्क्यू या उभयावतल होता है, अंदर से बड़ी खोखली होती है। इनके अंदर कुछ नहीं होता, न तो केंद्रक होता है न कोशिकांग होता है। क्यों भी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आरबीसी का मेन कार्य क्या होगा? परिवहन का। भाई मेन कार्य इसका क्या है? परिवहन करना। अब परिवहन करेगा, यदि परिवहन करेगी तो परिवहन किसका करेगी भी? ऑक्सीजन वगैरह का। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर केवल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके अलावा केंद्रक और अन्य कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जितनी खोखली है, जितनी जगह अधिक होगी हीमोग्लोबिन उसमें अधिक आएगा। जितना हीमोग्लोबिन अधिक आएगा ऑक्सीजन का परिवहन अच्छा होगा। इस कारण अपन कह सकते हैं इस आरबीसी के अंदर केंद्रक और कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। बाकी इस आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें श्वसन नहीं होगा। श्वसन मतलब ऑक्सीश्वसन नहीं होगा। तो मेन इसमें श्वसन भी कैसा होता है? अवायवी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो कितना पाया जाता है? लगभग अपन कह सकते हैं 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इसके अंदर, आरबीसी के अंदर 1200 ml आरबीसी के अंदर लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखो भी, यदि मैं इस आरबीसी की बात करूं तो इस आरबीसी जो है, इस रक्त के अंदर इसकी संख्या कितनी पाई जाती है? इसकी संख्या जो है 50 से 55 लाख, या अपन कह सकते हैं 5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है प्रति mm क्यूब। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन इस आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भी? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, अब मैं इस आरबीसी के आकार की बात करूं, परिपक्व आरबीसी का आकार कैसा होता है भी? इसका आकार होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, या इसे अपन बोलते हैं उभयावतल। ठीक है, बाइकॉन्केव
या इसे उभयावतल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन इस आरबीसी की बात करें तो अपन कह सकते हैं आरबीसी जो है इसका आकार कैसा होगा भी, इसका आकार उभयावतल होता है। ठीक है, दूसरा यदि अपन बात करें तो ये आरबीसी जो है केंद्रक रहित होती है। आरबीसी जो है केंद्रक रहित होती हैं। इनके अंदर अन्य कोशिकांग भी क्या होते हैं भी, इनके अंदर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर ये अनुकूलन क्यों पाया जाता है भी, इस अनुकूलन का मतलब क्या है भी, ऐसा क्यों पाया जाता है, ऐसा इसलिए पाया जाता है ताकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अधिक आ सके। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर अधिक आ सके, इस कारण अपन कह सकते हैं इस आरबीसी का आकार, ये आरबीसी जो है केंद्रक रहित होगी, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उभयावतल होती है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी का जो मेन कार्य होता है, इस आरबीसी का मेन कार्य जो है, मुख्य कार्य जो है वो क्या होगा भी, वो होगा एचबी के माध्यम से O2 और पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन के माध्यम से O2 और अन्य पदार्थों का परिवहन करना। कितने % हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं, अपन कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की संख्या जो है वो होती है लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने में पाया जाता है, 100 ml में। ठीक है, 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। बाकी अपन कह सकते हैं इनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है तो इनके अंदर ऑक्सीश्वसन तो हो नहीं सकता, तो इनके अंदर श्वसन भी कैसा होता है भी, अनॉक्सी श्वसन होता है, या अपन जैसे नॉर्मल वे के अंदर बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इनके अंदर जो है अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, संख्या ये जीवन काल परिपक्व आरबीसी ऐसे देखने को मिलेगी। कार्य मुख्यतः हीमोग्लोबिन का होता है, ये हीमोग्लोबिन इतना पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के अंदर अवायवीय श्वसन दर्शाती है। इसके अलावा यदि इस आरबीसी की शरीर में अधिकता हो जाती है उसे पॉलीसाइथोमिया कहा जाता है, यदि कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि आरबीसी जैसे ही नष्ट होगी तो प्लीहा या यकृत के अंदर जाएगी, इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलो ये लिखो, उसके बाद बताते हैं। चलो अगला देखो। अब देखो, इसके अलावा अपन ने कहा भी यदि शरीर के अंदर, या अपन एक और भी बता देता हूं कि अपन ने कहा भी ये जो आरबीसी है ये केंद्रक रहित है, इनके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखो एक अपन इसके एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऊंट और एक लामा, उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। भाई इस धरातल पर जितने भी जीव है सबकी आरबीसी के अंदर क्या है, केंद्रक एब्सेंट होते हैं।
लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आरबीसी के अंदर केंद्रक अब्सेंट होते हैं। कब से अब्सेंट होते हैं? एक अवस्था आती है रेटिकुलोसाइट, है ना। भाई वैसे तो क्या होता है कि आरबीसी सबसे पहले बनेगी तो उसमें केंद्रक उपस्थित होंगे, लेकिन उसकी एक अवस्था आती है रेटिकुलोसाइट अवस्था। इस रेटिकुलोसाइट अवस्था के बाद रेटिकुलोसाइट अवस्था के बाद आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा इस धरातल पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं सब में केंद्रक अब्सेंट होगा। जितने भी प्राणी हैं सब में केंद्रक क्या होगा भी? अब्सेंट। लेकिन आपको पता होगा भी, दो जीव है ऊंट और लामा, इन दोनों जीवों की आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। अब मान के चलो यदि कोई प्राणी है उसको आप ऊंट बोलना चाहते हो तो कैसे बोल सकते हो कि आप आरबीसी के अंदर केंद्रक लेके घूम रहे हो? तो यदि केंद्रक लेके घूम रहा है मतलब वो क्या है? ऊंट है। और ऊंट नहीं है तो क्या है? लामा। तो ऊंट और लामा के अलावा जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक क्या होगा भी? अब्सेंट होगा। ठीक है, चलो तो अपन नोट बना के एक और लिख लेना भी, नोट बना के लिख लेना। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इन दोनों प्राणियों के अलावा जितने भी प्राणी हैं सबकी आरबीसी में केंद्रक क्या होगा भी? अब्सेंट होगा। सब में केंद्रक अब्सेंट होगा, ये दोनों अपवाद है। इनकी आरबीसी में केंद्रक क्या है? उपस्थित है। ठीक है, अब मान के चलो शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो गई। ठीक है, मान के चलो आरबीसी की क्या हो गई? कमी। यदि शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी होगी तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न होता है भी? वो रोग होता है अरक्तता, या इसका दूसरा नाम है एनीमिया। और ये अरक्तता या एनीमिया या आरबीसी की कमी किसके कारण होती है भी? मान के चलो शरीर के अंदर Fe की कमी हो जाती है या एक फॉलिकल एसिड आता है। ठीक है, इन दोनों की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो सीधी सी बात है अरक्तता या एनीमिया रोग होता है। और ये मुख्यतः किसकी कमी से होगा? आरबीसी की कमी से। और यदि मैं बात करूं कि आरबीसी की अधिकता हो गई, इसके साथ ठीक है, ये तो कमी के कारण होगा। यदि मान के चलो शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा अधिक हो गई, शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ गई, तो जो रोग होगा उस रोग को कहा जाता है पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी से रोग होगा एनीमिया, और आरबीसी की यदि संख्या बढ़ गई ना तो रोग होगा, उसे कहा जाता है पॉलीसाइथोमिया। अब देखो भी, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे इस आरबीसी के बारे में? इसके बाद अपन ने कहा भी आरबीसी जो है
ये जब 120 दिन की हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब ये कहां पर जाएगी? तब ये जाती हैं प्लीहा के अंदर। तो इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे भी? जो नष्ट आरबीसी है, ये नष्ट आरबीसी कहां पर जाती हैं? प्लीहा में। आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है। इसी कारण अपन प्लीहा को क्या बोलते हो भी? इसी कारण जब प्लीहा की बात आती है, प्लीहा या यकृत के अंदर भी, साथ में यकृत भी लिख लेना, प्लीहा और यकृत के अंदर आरबीसी नष्ट होती है। यदि मैं इस प्लीहा की बात करें तो इस प्लीहा को क्या कहा जाता है भी? प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों कहते हैं कब्रिस्तान? क्योंकि इनके अंदर आरबीसी नष्ट होती है। इसके अलावा इसे कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इनके अलावा अपन कह सकते हैं इसे द्वितीयक लसिकांग भी कहा जाता है। द्वितीयक लसिका अंग भी कहते हैं। द्वितीयक लसिका अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रतिरक्षा में भी सहायक होते हैं। ठीक है, आरबीसी नष्ट कहां पर होगी? या तो प्लीहा में होगी या यकृत में होगी। प्लीहा की बात करें तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, द्वितीयक लसिका अंग भी कहा जाता है। अब द्वितीयक लसिका अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंपल सी बात है भी, प्रतिरक्षा का कार्य जो है ये प्लीहा भी करती हैं, इस कारण से द्वितीयक लसिका अंग भी कहा जाता है। अब कौन सा टॉपिक आएगा भी? ये तो हो गई आपके आरबीसी। अब अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, ये आरबीसी के सामान्य लक्षण हैं। अब अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में।